Hello students, welcome to our channel Advanced History. I hope my every content is helpful for you for every examiner. आज हम एडवांस हिस्ट्री से करेंगे बाबर मुग़ल काल। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने वीडियो में। तो उसके एक शासक का जिक्र करते हैं हम बाबर, उसके बारे में हम फुल डिटेल देखते हैं बाय एडवांस हिस्ट्री से। तो बाबर 20 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक भारत में रहा और जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर उसका नाम था, यानी बाबर उसका नाम उसकी माँ ने दिया था। जहीरुद्दीन बाबर मोहम्मद कहने में उनको कुछ दिक्कत हुई और जिसके कारण उन्होंने उसका नाम बाबर रख दिया। तो मुग़ल काल का संस्थापक, मुग़ल वंश का, मुग़ल साम्राज्य का या मुग़ल काल का किसी भी वे से ये सबसे पहला संस्थापक था। मुग़ल काल लगा लो, मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल वंश, तो सबसे पहला ये फर्स्ट था। मुग़ल काल में पहला संस्थापक इसको माना गया है। जन्म हुआ था जिसका एशिया के उज़्बेकिस्तान में। तैमूर व चंगेज़ खां का वंशज था, यानी जिसके वंशज ही इतने भयानक तैमूर जैसे हों तो बाबर भला क्यों नरम होगा, जिसके खून में ही तैमूर का खून चलता है, बहता है। तो समाधि इसके लिए थी बाग-ए बाबर, काबुल में है जो इसकी समाधि है। और पिता उमर शेख, माता कुतुगुल निगार खानम, माता की भाषा चगताई थी। पिता की ओर से ये तैमूर था और माता की ओर से चंगेज़ वंशज माना गया है। ये हुमायूं, कामरान और गुलबदन बेगम इसके बच्चे रहे हैं। भारत पर 5 बार आक्रमण किए हैं इसने भारत पर, और 5 बार आक्रमण करने के बाद इसने भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। मुबय्यन नामक पद्य शैली का जन्मदाता था बाबर। और 1504 ईस्वी में काबुल, 1507 ईस्वी में कंधार पर आक्रमण करता है, को जीत जाता है और बादशाह नाम की उपाधि लेता है, बादशाह की उपाधि धारण करता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाबर ने काबुल और कंधार के जीतने के बाद कौन सी उपाधि ली, तो बादशाह की उपाधि उन्होंने ली थी। 1519 से 1526 तक भारत पर 5 बार आक्रमण किए हैं और 1526 में उसका अंतिम आक्रमण के बाद अपने वंश की नींव वो डालता है मुग़ल साम्राज्य की। पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी इसने। 1526 ईस्वी में पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है। अगले ही साल 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच। 1529 में घग्गर युद्ध होता है, घग्गर जीतकर बाबर और महमूद लोदी के बीच होता है और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस पीरियड के दौरान ये अपना संघर्ष जारी रखता है। तो चगताई इसकी मातृभाषा थी। चगताई जो मातृभाषा थी उसके लोग असभ्य और असंस्कृत माने गए हैं इतिहास में। 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में फरगना घाटी का शासक पद मिला था इसको, परंतु उसके जो चाचा थे उससे संतुष्ट नहीं थे तो उसके प्रति विद्रोह कर देते हैं इसके चाचा, और कई सालों तक इसको निर्वासन का काल देखना पड़ता है। और कुछ किसानों के सहयोग के साथ 1496 में समरकंद पर ये अधिकार कर लेता है और 7 महीने के बाद उसे जीत लिया इसने आक्रमण करने के बाद समरकंद पर। तो समरकंद से वो हैरात होता हुआ 1506 ईस्वी में
बुद्धिजीवियों से भरे शहर के रूप में उसने इस शहर को वर्णित किया है। जब वो हेरात पर आक्रमण करता है तो यहीं उसे कवि मीर अली शाह नवाई की रचनाओं का पता चलता है और यहीं से उसे प्रेरणा मिलती है कि उसको भी अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में अपने बाबरनामा की रचना करनी होगी। यानी यहीं से उसको प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा कहाँ से मिलते हैं? मीर अली शाह नवाई से, कवि थे जो उसके हेरात के, और इसको एक बहुत ही बुद्धिजीवियों का शहर इसने कहा है 1506 ईस्वी में, जब इस पर यह आक्रमण करता है। और बाजोर और मीरा के किले पर, एक मिनट, अगर जब ये हेरात पर आक्रमण करता है तो यहाँ से उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। तो हिमालय की हिंदुकुश पहाड़ी से, बर्फीली पहाड़ियों से होता हुआ ये भारत आ जाता है और यहाँ से आकर उसने काफ़ी सारे आक्रमण किए, जैसे 1519 का, 1526 का और 1504 और 1507। तो ये यहाँ आक्रमण करता है आके, और जिसके कारण इसे कुछ यहाँ के शासक जो थे इब्राहिम लोदी, और उनकी असफलता को देखकर, उनकी असफलता और उनकी कुछ ऐसे आराम पोशी को देखकर इसके मन में शासक बनने की उम्मीद जगती है, और जिसके कारण ये भारत पर आक्रमण कर देता है। और जिस वक्त लोदी वंश का कोई भी ऐसा शासक जो लोदी वंश को बचा सके या दिल्ली सल्तनत को बचा सके, तो वो बचा नहीं पाते। और इसके कारण, क्योंकि ये अपने युद्ध में बहुत से ऐसे जैसे तोप, बंदूक या और भी बहुत सी सेना को लेकर भारत पर आक्रमण कर देता है, और जिसके कारण भारत का साम्राज्य इसके हाथ में आ जाता है। जैसे बाजोर और मीरा के किले पर 1518 से 19 ईस्वी में बाबर ने सबसे पहले तोप और बंदूक का प्रयोग किया था, जिसके कारण भारतीय जनता को बहुत बड़ी हानि हुई। और इस युद्ध में तुलगुमा पद्धति अपनाई इसने, यानी तोप और बंदूक का प्रयोग करके, इसको ही तुलगुमा पद्धति कहते हैं। और इसके उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर का तोपची थे। मुस्तफ़ा और उस्ताद अली बाबर के ये तोपची थे, जिन्होंने बाबर का साथ दिया। और 1518 से 19 ईस्वी में बाबर ने सबसे पहले यहाँ भारत में तोप का और बंदूक का प्रयोग किया था। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। गाजी की उपाधि धारण करता है ये। और इस युद्ध में राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी इसने, खानवा के युद्ध में। घाघरा के युद्ध में 6 मई 1529 ईस्वी में बंगाल व बिहार की संयुक्त सेना को पराजित किया था। इस युद्ध में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने बिहार के अफगान सरदार महमूद लोदी को पराजित किया था। घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था, क्योंकि इसके बाद तो वो अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में कर लेता है, और इस युद्ध के बाद बाबर का भारत पर स्थायी अधिकार हो जाता है। बाबर ने कलंदर नाम की उपाधि धारण की घाघरा के युद्ध करने के बाद, यानी गद्दी पर बैठते ही उसने कलंदर नाम की उपाधि धारण करता है जब वो भारत में गद्दी पर बैठता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में बाबरनामा से लिखी है, जिसे तुज के बाबरी भी कहा जाता है, जिसमें विजयनगर के तत्कालिक शासक कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा इन्होंने माना है। 26 दिसंबर 1523 ईस्वी में बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई थी और उसे रामबाग में दफनाया गया है, लेकिन बाद में उसे उसके द्वारा चुने हुए स्थान काबुल में दफनाया गया, क्योंकि उसकी अक्सर ये इच्छा रहती थी कि अगर मैं मरूं तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। सबसे पहले उसे रामबाग में दफनाया गया था, तो दूसरा कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? रामबाग को। और इच्छा के अनुसार
यानी उसकी इच्छा के अनुसार हम उसे काबुल में दफना देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू।